हर कोई जानता है कि एक अमीर अकेले आदमी को पत्नी की ज़रूरत होती है। इसलिए जैसे ही ऐसा व्यक्ति किसी मोहल्ले में प्रवेश करता है, उसे तुरंत ही अपने किसी पड़ोसी की बेटी का भावी पति मान लिया जाता है। मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपने सुना है कि नेदरफील्ड पार्क आखिरकार किराए पर दे दिया गया है? श्री बेनेट ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता। लेकिन यह सच है, उसने कहा। श्रीमती लॉन्ग ने अभी अभी मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि वहाँ कौन रहने वाला है? उसकी पत्नी ने अधीरता से पूछा। आप मुझे बताना चाहती हैं? मुझे इसे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, मिसेस बेनेट। श्रीमती लॉन्ग ने बताया कि नेदरफील्ड पार्क को इंग्लैंड के उत्तर से आए एक बहुत धनी बड़े युवक ने किराए पर लिया है। वह सोमवार को 4 घोड़ों वाली गाड़ी में बैठकर इस जगह को देखने आया था और वह इससे इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत सहमति दे दी। वह सितंबर में खुद यहाँ आएगा और उसके कुछ नौकर अगले सप्ताह यहाँ आ जाएंगे। उसका नाम क्या है? मिसेस बेनेट ने जवाब दिया, मिस्टर बिंगले। क्या वह विवाहित हैं या अविवाहित? ओह, अविवाहित। मेरे प्रिय, बेशक एक अविवाहित आदमी जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, सालाना 4 या उससे अधिक पाउंड। हमारी लड़कियों के लिए यह कितनी अच्छी बात है, मिसेस बेनेट ने कहा। मिस्टर बेनेट इस पर अचरज से पूछते हैं, क्यों? इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बोली, मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, उसकी पत्नी ने कहा, आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं? आप जानते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि वह उनमें से किसी एक से शादी करेगा। क्या यहाँ आने का उसका यही इरादा है? मिस्टर बेनेट ने पूछा। इस पर मिसेस बेनेट बोली, नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि वह उनमें से किसी एक से प्यार कर बैठे और इसलिए उसके आते ही तुम्हें उससे मिलना चाहिए। मुझे इसके लिए कोई कारण नहीं दिखता। आप और आपकी लड़कियां जा सकती हैं या आप उनसे अकेले भी मिलने जा सकती हैं। वैसे भी मैं मिस्टर बिंगले से मिलने जाने का वादा नहीं करता। यह बात मिस्टर बेनेट की सुनकर मिसेस बेनेट को धक्का पहुंचा। वो बोली, लेकिन अपनी बेटियों के बारे में सोचो कि उनमें से एक के लिए यह कितनी बढ़िया शादी होगी। सर विलियम और लेडी लूकस इसी कारण से जा रहे हैं। हालांकि वे आमतौर पर नए लोगों से मिलने नहीं जाते। बेशक तुम्हें जाना चाहिए। जब तक तुम नहीं जाओगे, मेरे लिए वहाँ लड़कियों को ले जाना असंभव है। इस पर मिस्टर बेनेट कहते हैं, मुझे यकीन है कि मिस्टर बिंगले आपको देखकर बहुत खुश होंगे और मैं आपके साथ एक पत्र भेजूंगा जिसमें उन्हें अपनी पसंद की किसी भी लड़की से शादी करने की सहमति देने का वादा किया जाएगा। हालांकि मुझे अपनी छोटी बेटी एलिजाबेथ के लिए प्रशंसा के कुछ विशेष शब्द जोड़ने होंगे। क्या बकवास है! एलिजाबेथ बाकियों से ज़रा भी बेहतर नहीं है, मिसेस बेनेट ने कहा। वह जेन जितनी सुंदर भी नहीं है और ना ही लीडिया जितनी अच्छे स्वभाव वाली, लेकिन आप हमेशा उसी की तारीफ करते हैं। वे सभी अन्य लड़कियों की तरह मूर्ख और अज्ञानी हैं, मिस्टर बेनेट बोले, लेकिन एलिजाबेथ अपनी बहनों से अधिक बुद्धिमान है। मिस्टर बेनेट, आप अपने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको मेरी चिंता बढ़ाने में मज़ा आता है? मिस्टर बेनेट कहते हैं, तुम गलत हो। मैं तुम्हारी हिम्मत का बहुत सम्मान करता हूँ। वे मेरे पुराने दोस्त हैं। मैंने उनके बारे में कम से कम 20 साल से सुना है। मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिलने वाले पहले लोगों में से एक थे। उनका हमेशा से उनसे मिलने का इरादा था। हालांकि वे हर दिन अपनी पत्नी से कहते थे कि वे नहीं जाएंगे। मुलाकात के बाद शाम को भी उन्हें नहीं पता था कि वे चले गए हैं। फिर अपनी दूसरी बेटी को देखकर, जो टोपी बनाने में व्यस्त थी, मिस्टर बेनेट अचानक कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर बिंगले को यह पसंद आएगा एलिजाबेथ। हमें कभी नहीं पता चलेगा कि मिस्टर बिंगले को क्या पसंद है, उसकी माँ ने गुस्से से कहा। हम उनसे मिलने थोड़ी ना जा रहे हैं। लेकिन आप भूल गई हैं माँ, एलिजाबेथ ने कहा, कि हम उनसे असेंबली बॉल में मिलेंगे। मिसेस लॉन्ग ने उसे हमसे मिलवाने का वादा किया है। कुछ दिनों बाद मिस्टर बिंगले मिस्टर बेनेट से मिलने आए और लाइब्रेरी में उनके साथ करीब 10 मिनट तक बैठे। महिलाएं भाग्यशाली थी।
इसके तुरंत बाद मिस्टर बिंगले को डिनर का निमंत्रण भेजा गया, लेकिन एक निराशाजनक उत्तर वापस आया। मिस्टर बिंगले को अगले दिन लंदन जाना था और इसलिए वह उनका निमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ थे। हालांकि वह केवल बॉल के लिए अपने दोस्तों के एक दल को इकट्ठा करने के लिए लंदन गए थे। उनके पूरे दल में केवल 5 व्यक्ति थे: मिस्टर बिंगले, उनकी 2 बहनें, बड़ी बहन का पति और एक अन्य युवक। मिस्टर बिंगले एक सुंदर और शिष्ट व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर एक सुखद भाव था और वे सहज, स्वाभाविक मित्रता रखते थे। उनकी बहनें सुंदर महिलाएं थीं जिनका रूप रंग फैशनेबल था। उनके बहनोई मिस्टर हर्स्ट किसी भी अन्य सज्जन की तरह दिखते थे, लेकिन उनके मित्र मिस्टर डार्सी ने जल्द ही सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे एक लंबे, सुंदर व्यक्ति थे जिनका रंग रूप कुलीन था और जल्द ही यह बताया गया कि उनकी सालाना आय 10,000 पाउंड थी। बॉल पर मौजूद सभी सज्जनों ने कहा कि वे एक अच्छे दिखने वाले व्यक्ति थे। महिलाओं ने कहा कि वे इससे अधिक कहीं अच्छे थे, मिस्टर बिंगले से ज़्यादा सुंदर। आधी शाम तक लोग उन्हें बहुत प्रशंसा की नज़र से देखते रहे, जब तक कि उसके व्यवहार से सभी को घृणा नहीं होने लगी। पता चला कि वह इतना घमंडी था कि उसे लोगों की संगति पसंद नहीं थी। उसे कुछ भी पसंद नहीं था। डर्बीशायर में अपनी बड़ी संपत्ति के बावजूद हर कोई कहता था कि उसका चेहरा अप्रिय है और वह अपने दोस्त मिस्टर बिंगले जितना आकर्षक नहीं है। मिस्टर बिंगले ने जल्द ही कमरे में मौजूद सभी लोगों से दोस्ती कर ली। वह जिंदादिल और मिलनसार था। सारी रात नाचता रहा और नेदरफील्ड में खुद भी एक बॉल देने की बात कही। इस तरह के मिलनसार व्यक्ति ने उसे हर जगह लोकप्रिय बना दिया था। खुद में और अपने दोस्त में कितना अंतर था। मिस्टर डार्सी ने एक बार मिसेस हर्स्ट के साथ और एक बार मिस बेंगले के साथ डांस किया। उसने किसी और महिला से परिचय कराने से इनकार कर दिया और उसने शाम का बाकी वक्त चुपचाप कमरे में घूमते हुए बिताया। हर कोई इस बात पर सहमत था कि वह दुनिया का सबसे घमंडी, सबसे अप्रिय आदमी था। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो फिर कभी वापस न आए। उसकी सबसे बड़ी आलोचक मिसेस बेनेट थी, जो विशेष रूप से इसलिए नाराज़ थी क्योंकि उसने उसकी एक बेटी के साथ बदतमीज़ी की थी। कमरे में इतने कम सज्जन थे कि एलिजाबेथ बेनेट 2 नृत्यों के दौरान बिना किसी साथी के बैठी रही। मिस्टर डार्सी पास ही खड़े थे और उन्होंने उससे एक बार भी नहीं पूछा। मिस्टर बिंगले ने जेन के साथ 2 बार नृत्य किया और उसकी बहनें उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कर रही थी। जेन अपनी माँ की तरह ही खुश थी, हालांकि वह थोड़े शांत तरीके से थी। मैरिंगटन बॉल के अगले दिन सुबह मिस ल्यूकस अपनी सहेली मिसेस बेनेट के साथ बात करने के लिए लॉन्गबर्न आई। आपने शाम की अच्छी शुरुआत की, मिसेस बेनेट ने मिस ल्यूकस से विनम्रतापूर्वक कहा। आप पार्टनर के रूप में मिस्टर बिंगले की पहली पसंद थी। हाँ, लेकिन उसे अपनी दूसरी पसंद ज़्यादा पसंद आई। मैंने सुना है कि मिस्टर रॉबिन्सन ने उससे पूछा कि कमरे में सबसे सुंदर लड़की कौन है, और उसने तुरंत जवाब दिया, ओह, सबसे बड़ी मिस जेन बेनेट। इसमें कोई शक नहीं है, इस बारे में कोई बहस नहीं हो सकती। मिस बिंगले ने मुझे बताया, जेन ने कहा, कि वह कभी भी ज़्यादा बात नहीं करता, सिवाय करीबी दोस्तों के बीच। उनके साथ वह बहुत सहज है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। अगर वह इतना सहमत होता तो वह श्रीमती लॉन्ग से बात करता। अगली बार एलिजाबेथ, तुम उसके साथ नृत्य करने से मना कर देना, उसकी माँ ने मिस्टर डार्सी के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा। मैं सहमत हूँ आपसे माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसके साथ कभी नहीं नाचूंगी। कम से कम उसके पास गर्व करने का कोई बहाना तो है, मिस ल्यूकस ने कहा। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इतना सुंदर युवक, जिसका परिवार अच्छा है और जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, वह अपने बारे में अच्छा सोचता है। मैं तो यही कहूँगी कि उसे गर्व करने का पूरा अधिकार है। यह बिल्कुल सच है, एलिजाबेथ ने कहा, और मैं आसानी से उसके घमंड को माफ़ कर सकती थी अगर उसने मेरे घमंड को ठेस न पहुँचाई होती। लॉन्गबर्न की महिलाएं जल्द ही नेदरफील्ड की महिलाओं से मिलने आई। फिर नेदरफील्ड की महिलाएं भी उनसे मिलने आई। मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले को जेन बेनेट काफ़ी अच्छी लगने लगी थी और पार्टी चलती रही शाम भर।
वहाँ मिस्टर डार्सी और मिस्टर विलियम आपस में बातें कर रहे थे। उस समय एलिज़ाबेथ उनके पास से गुजरी और सर विलियम के मन में अचानक एक विचार आया। उसने उसे आवाज़ दी, मेरी प्यारी मिस एलिज़ाबेथ, तुम नाच क्यों नहीं रही हो? मिस्टर डार्सी, मुझे इस युवती से तुम्हारा परिचय करवाने दो। जब तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी हो तो तुम्हें उसे नाचने से मना नहीं करना चाहिए, मुझे यकीन है। उसका हाथ पकड़कर उसने मिस्टर डार्सी को दिया, जो बहुत हैरान होने के बावजूद उसे लेने के लिए तैयार था। लेकिन एलिज़ाबेथ ने तुरंत पीछे हटकर सर विलियम से दृढ़ता से कहा, वास्तव में सर, मुझे नाचने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं यहाँ से इसीलिए गुज़र रही हूँ क्योंकि मुझे इनके साथ नाचना है। लेकिन फिर मिस्टर डार्सी ने बड़ी विनम्रता से उनके साथ नृत्य करने के लिए उनका हाथ मांगा, लेकिन व्यर्थ रहा। एलिज़ाबेथ नृत्य न करने के लिए दृढ़ थी, न ही सर विलियम के तर्क उसका मन बदल सके। और पार्टी खत्म होने के कुछ दिनों बाद एक नौकर जेन बेनेट के लिए एक पत्र लेकर कमरे में दाखिल हुआ। यह नेदरफील्ड से आया था और नौकर जवाब का इंतज़ार कर रहा था। श्रीमती बेनेट खुश थी और जब उनकी बेटी अभी पढ़ ही रही थी तो वह चिल्ला उठी, अच्छा जेन, यह किसका है? यह किस बारे में है? वह क्या कहता है? अच्छा जेन, जल्दी करो और हमें बताओ। जल्दी करो मेरी बच्ची। यह मिस बेंगले की ओर से है, जेन ने कहा। वह चाहती है कि मैं उसके और मिसेस हर्स्ट के साथ भोजन करूं। मिस्टर बिंगले अधिकारी गण के साथ भोजन करने जा रहे हैं और वे दोनों अकेली हैं। वो लोग बाहर होंगे, श्रीमती बेनेट ने कहा। यह तो बहुत अशुभ है। क्या मैं गाड़ी का प्रयोग कर सकती हूँ? जेन ने पूछा। नहीं मेरी प्रिय, बेहतर होगा कि तुम घोड़े पर जाओ, क्योंकि बारिश होने की संभावना है, फिर तुम्हें रात वहीं बितानी पड़ेगी। जेन को गाड़ी में जाना अच्छा लगता है, लेकिन उसे घोड़े पर जाना पड़ा। उसकी माँ ने दरवाजे पर ही खराब मौसम की कई खुशियों भरी उम्मीदों के साथ उसे अलविदा किया। उसकी इच्छाएं पूरी हुई। जेन के जाने के तुरंत बाद भारी बारिश हुई। उसकी बहनें उसके बारे में चिंतित थीं, लेकिन उसकी माँ खुश थी। पूरी शाम बारिश जारी रही। जेन निश्चित रूप से वापस नहीं आ सकती थी। नाश्ते के ठीक बाद एक नौकर जेन का एक पत्र लेकर आया। वह एक दिन पहले भीगने के कारण बहुत बीमार थी। नेदरफील्ड में उसके दयालु मित्रों ने जोर देकर कहा कि उसे तब तक वहीं रहना चाहिए जब तक कि वह ठीक न हो जाए। एलिज़ाबेथ अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत आतुर थी। उसकी माँ ने गाड़ी का इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो वह पैदल चलकर ही अपनी बहन से मिलने पहुँच गई। तुम कितनी मूर्ख हो, उसकी माँ चिल्लाई। वहाँ पहुँचने पर तुम कीचड़ से सनी होगी, तुम देखने लायक भी नहीं रहोगी। पर एलिज़ाबेथ नहीं मानी और वहाँ से चली गई। एलिज़ाबेथ जेन से मिलने उसके कमरे में पहुंची। मिस्टर बिंगले की बहनों ने उसका अभिवादन किया, पर ज़्यादा बातचीत नहीं की। किसी और ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मिस बिंगले और उसकी बहन मिस्टर डार्सी के साथ व्यस्त थी बातों में। मिस्टर हर्स्ट को सिर्फ खाने पीने और ताश खेलने में दिलचस्पी थी। जब डिनर खत्म हुआ तो वह तुरंत जेन के पास लौटी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, मिस बेंगले ने उसकी आलोचना शुरू कर दी। उसके व्यवहार वाकई बहुत बुरे थे। घमंड और धृष्टता का मिश्रण। उसके पास कोई खूबी नहीं है सिवाय इसके कि वह एक बेहतरीन पैदल यात्री है। इतना दूर चलना कितना हास्यास्पद है, सिर्फ इसीलिए कि उसकी बहन को सर्दी लग गई है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। आप सही हो सकती हैं मिस बिंगले, मिस्टर डार्सी ने कहा, लेकिन मैंने इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि मिस एलिज़ाबेथ बेनेट जब आज सुबह कमरे में आई तो वह वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उनके कपड़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस टिप्पणी के बाद एक छोटा सा विराम आया। फिर श्रीमती हर्स्ट ने फिर से कहना शुरू किया, मुझे जेन बेनेट से बहुत लगाव है। वह बहुत प्यारी लड़की है और मुझे उम्मीद है कि उसकी शादी बहुत अच्छी होगी। लेकिन ऐसे माँ बाप के साथ मुझे डर है कि उसकी शादी होने की कोई संभावना नहीं है। एक चाचा मैरिंगटन में वकील है, दूसरा चीप साइड में व्यापारी है। दोनों बहनें चीप साइड में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचकर दिल खोलकर हंस पड़ी।
अगली शाम जेन इतनी स्वस्थ हो गई कि वह कुछ घंटों के लिए अपने कमरे से बाहर आ सकती थी। एलिजाबेथ उसे ड्राइंग रूम में ले आई, जहां उसकी दो सहेलियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। एलिजाबेथ ने उन्हें पहले कभी इतना मिलनसार नहीं देखा था जितना मिस्टर बिंगले के आने से 1 घंटे पहले देखा था। लेकिन जब मिस्टर डार्सी ने प्रवेश किया तो जेन अब उनकी रुचि का विषय नहीं रही। मिस बिंगले ने तुरंत डार्सी की ओर देखा। उसने खुद मिस बेनेट से बात की और उसे विनम्रता से बधाई दी कि अब वो स्वस्थ है। एलिजाबेथ, जो विपरीत कोने में सिलाई कर रही थी, यह सब देखकर खुश थी। चाय खत्म होने के बाद डार्सी ने एक किताब उठाई। मिस बिंगले ने भी ऐसा ही किया। मिस बिंगले अपनी किताब पढ़ने से ज़्यादा मिस्टर डार्सी को उनकी किताब पढ़ता हुआ देखने में ज़्यादा रुचि ले रही थी। वह लगातार उनसे सवाल पूछ रही और उनके पेजों को देख रही थी, हालांकि वह उनसे बात नहीं कर पा रही थी। मिस्टर डार्सी ने सिर्फ उनके सवालों के जवाब दिए और पढ़ना जारी रखा। आखिरकार उन्होंने अपनी किताब का एक आनंद लेने की कोशिश छोड़ दी, जिसे उन्होंने सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि उसे मिस्टर डार्सी से बात करनी थी। फिर उसने फिर से जमाही ली, अपनी किताब एक तरफ फेंकी और कुछ मनोरंजन के लिए कमरे में इधर-उधर देखा। आखिरकार वह उठी और कमरे में टहलने लगी। वो एलिजाबेथ की ओर मुड़ी और उससे बोली, मिस एलिजाबेथ बेनेट, मेरे साथ कमरे में घूमो। इतने लंबे समय तक शांत बैठने के बाद यह बहुत सुखद है। एलिजाबेथ को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत सहमति दे दी। मिस बिंगले भी अपने असली उद्देश्य में सफल रही। मिस्टर डार्सी ने ऊपर देखा। मिस बिंगले की विनम्रता पर एलिजाबेथ की तरह ही वह भी बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती थी और ये देखकर उसने एक पल के लिए अपनी किताब बंद कर ली और कुछ व्यंग्य के बाद एलिजाबेथ वापस आ गई। मुझे उम्मीद है प्रिय, अगली सुबह नाश्ते पर मिस्टर बेनेट ने कहा कि तुमने आज अच्छा खाना बनाया होगा। मैं एक मेहमान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्रीमती बेनेट की आंखें चमक उठी। मुझे यकीन है कि यह मिस्टर बिंगले ही हैं, क्योंकि जेन, तुमने इसके बारे में हमसे एक शब्द भी नहीं कहा, पर मुझे पता चल गया। खैर, मुझे यकीन है कि मैं मिस्टर बिंगले से मिलकर बहुत खुश होंगी। यह मिस्टर बिंगले नहीं है, उसके पति ने कहा। यह मेरा चचेरा भाई मिस्टर कॉलिंस है, जो मेरे मरने के बाद जब चाहे तुम्हें इस घर से निकाल सकता है। ओह मिस्टर बेनेट, उसकी पत्नी चिल्लाई, कृपया उस दुष्ट आदमी के बारे में बात मत करो। मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे कठिन बात है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे अपने बच्चों के पास न जाए। तुम इस बारे में बहुत पहले ही कुछ करना चाहिए था। जेन और एलिजाबेथ ने उसे एक बार फिर से कानून के बारे में समझाने की कोशिश की। मिस्टर बेनेट को अपने पिता से लॉन्गबर्न में पारिवारिक घर और सालाना 2000 पाउंड की आय विरासत में मिली थी। दुर्भाग्य से उनकी बेटियों के लिए घर और आय कानून के अनुसार केवल बेटे को ही विरासत में मिल सकती थी। क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए यह उनके सबसे नज़दीकी पुरुष रिश्तेदार को मिलना चाहिए, जो मिस्टर कॉलिंस नाम के एक पादरी थे। श्रीमती बेनेट संतुष्ट नहीं हो सकी। वह लगातार यही कहती रही कि एक ऐसे आदमी की खातिर 5 बेटियों को गरीबी में छोड़ना कितना बुरा है, जिसकी किसी को परवाह ही नहीं थी। मिस्टर बेनेट ने कहा, शांत हो जाओ। तुम उसका पत्र सुनकर शायद तुम ऐसा न सोचो। उसने कहा है कि उसे खेद है कि वो हमारी बेटियों के दुख का कारण बनेगा, इसलिए अगर हमें आपत्ति न हो तो वह यहाँ हमसे मिलकर इसका एक हल निकालना चाहता है। इसलिए 4 बजे हम इस शांति प्रिय सज्जन का इंतज़ार कर सकते हैं। श्री बेनेट ने पत्र को मोड़ते हुए कहा, वह बहुत विनम्र युवक लगता है। मुझे यकीन है कि अगर लेडी कैथरीन इतनी दयालु हैं कि उसे फिर से हमारे पास आने दें, तो वह एक मूल्यवान मित्र होगा। लड़कियों के बारे में वह जो कहता है वह बिल्कुल सही है। अगर वह उनकी मदद करने का इरादा रखता है तो मैं उसे हतोत्साहित नहीं करूँगा। अब जब मिस्टर कॉलिंस के पास एक अच्छा घर और आमदनी का साधन है, तो उसने शादी करने का इरादा किया और उसका उद्देश्य मिस्टर बेनेट की बेटियों में से एक को अपनी पत्नी के रूप में चुनना था। उसे लगा कि यह एक बेहतरीन योजना है, अत्यधिक उदार और निस्वार्थ। बेटियों को देखने के बाद भी उनकी योजना नहीं बदली। जेन बेनेट के प्यारे चेहरे ने उन्हें तय कर लिया। सौभाग्य से
वह घर की बड़ी बेटी थी और पहली शाम को वह उनकी पसंद थी। हालांकि अगली सुबह उन्होंने श्रीमती बेनेट से बातचीत की। वह मुस्कुराहट और प्रोत्साहन से भरी थी, लेकिन उन्होंने जेन को चुनने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि यह संभावना है कि जेन की जल्दी ही सगाई हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक उसे पता है अन्य बेटियाँ अन्य रुचियों से बिल्कुल मुक्त थी। जब श्रीमती बेनेट आग जला रही थी, तब कॉलिंस ने अपना रुख बदलकर जेन से एलिजाबेथ की ओर कर लिया। श्रीमती बेनेट को आशा थी कि वह शीघ्र ही अपनी 2 बेटियों की शादी कर देंगी और वह व्यक्ति जिसके बारे में वह कल तक बात भी नहीं करना चाहती थी, अब बहुत लोकप्रिय हो चुका था। अगली सुबह वो सभी अपनी मौसी से मिलने निकले, लेकिन जल्द ही हर महिला का ध्यान एक ऐसे युवक पर गया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक अधिकारी के साथ चल रहा था जिसे लीडिया जानती थी। वे सभी अजनबी के साथ घुल मिल गई थी और सभी को आश्चर्य था कि यह कौन है। छोटी लड़कियां दुकान की खिड़की में कुछ देखने के लिए सड़क पार कर गई और सौभाग्य से वे फुटपाथ पर पहुंच गई, ठीक उसी समय जब वे 2 सज्जन वहां से गुजर रहे थे। अधिकारी ने उनसे बात की और अपने मित्र मिस्टर विक्रम का परिचय कराया, जो अभी-अभी लंदन से उनकी रेजिमेंट में अधिकारी बनने आए थे। यह एकदम सही था। उस युवक को पूरी तरह आकर्षक दिखने के लिए बस एक वर्दी की ज़रूरत थी। उसका चेहरा सुंदर था और व्यवहार भी बहुत अच्छा था। पूरी पार्टी एक साथ खड़ी थी, बहुत खुशी से बात कर रही थी जब घोड़ों की आवाज़ ने उन्हें आकर्षित किया और डार्सी और बिंगले सड़क पर घोड़ों पर सवार दिखाई दिए। महिलाओं को देखकर दोनों सज्जन उनकी ओर आए और बिंगले ने जेन को बताया कि वह अभी-अभी उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए लॉन्गबर्न जा रहा था। मिस्टर डार्सी ने सिर झुकाया और अभी एलिजाबेथ की ओर न देखने का निर्णय ले ही रहे थे कि उनकी नज़र अजनबी पर पड़ी। एलिजाबेथ इस मुलाकात के प्रभाव से चकित थी। दोनों का रंग बदल गया, एक सफ़ेद दिख रहा था, दूसरा लाल। कुछ क्षणों के बाद मिस्टर विक्रम ने अपनी टोपी को छुआ और मिस्टर डार्सी ने सिर हिलाया। इसका क्या मतलब हो सकता है? कल्पना करना असंभव था, जानने की इच्छा न करना असंभव था। पार्टी जल्द ही अलग हो गई और बहनें अपनी मौसी श्रीमती फिलिप्स के पास चली गई। अगली शाम श्रीमान कॉलिंस और उनके 5 चचेरे भाइयों को लेकर एक गाड़ी मैरिटन पहुंची। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि श्री विक्रम ने पार्टी में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। अंततः सज्जन लोग आ पहुँचे। मिस्टर विक्रम एक खुशमिजाज आदमी थे, जिनकी तरफ लगभग हर महिला की नज़र थी, और एलिजाबेथ वह खुश महिला थी जिसके पास वह बैठा था। कार्ड्स का गेम शुरू हुआ और फिर से वह दोनों एक साथ बैठ गए, इसलिए मिस्टर विक्रम एलिजाबेथ से बात करने के लिए स्वतंत्र थे। वह उनकी बात सुनने के लिए बहुत इच्छुक थी। उसने मिस्टर डार्सी का जिक्र करने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी जिज्ञासा अप्रत्याशित रूप से दूर हो गई। मिस्टर विक्रम ने खुद ही विषय शुरू किया। उन्होंने पूछा कि नेदरफील्ड मैरिटन से कितनी दूर है। फिर उसका जवाब मिलने के बाद उन्होंने झिझकते हुए पूछा कि मिस्टर डार्सी वहाँ कितने समय से रह रहे थे। लगभग 1 महीने से, एलिजाबेथ ने कहा। फिर उसने आगे कहा, मुझे पता है कि डर्बीशायर में उनकी बहुत बड़ी संपत्ति है। हाँ, मिस्टर विक्रम ने जवाब दिया, आप मुझसे ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल सकते जो इसके बारे में जानता हो। मैं बचपन से ही उनके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। एलिजाबेथ यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। लेकिन बाद में मिस्टर विक्रम ने सेना में भर्ती होने के अपने कारणों के बारे में बात करना शुरू किया। यह वह नहीं था जो उन्होंने सोचा था। चर्च को उनका पेशा होना चाहिए था। उन्हें चर्च के लिए ही पाला गया था और अब उन्हें चर्च में ही स्थापित हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस सज्जन के बारे में वे अभी बात कर रहे थे, उन्होंने ऐसा होने से रोक दिया था। एलिजाबेथ ने आश्चर्य व्यक्त किया। हे भगवान! एलिजाबेथ चिल्लाई, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी इच्छा की अनदेखी कैसे की जा सकती है? मिस्टर डार्सी ने ऐसा करने का फैसला किया, विक्रम आगे कहता है।
उन्होंने कहा कि मैंने फिजूल खर्ची की है। वैसे भी जीविका किसी दूसरे आदमी को दे दी गई थी। मैं इसे खोने के लायक नहीं था। मेरा स्वभाव गर्म है और शायद मैंने उसके बारे में और उससे अपनी राय बहुत खुलकर कही। लेकिन परेशानी यह है कि हम दो बहुत अलग आदमी हैं और वह मुझसे नफरत करता है। नेदरफील्ड में लंबे समय से प्रतीक्षित बॉल अगले मंगलवार को थी। परिवार की हर महिला के लिए संभावना बेहद सुखद थी। श्रीमती बेनेट खुश थी क्योंकि मिस्टर बिंगले और उनकी बहनें निमंत्रण देने के लिए खुद ही आ गई थी। जेन मिस्टर बिंगले और उनकी बहनों के साथ एक सुखद शाम का इंतज़ार कर रही थी। एलिजाबेथ ने मिस्टर विक्रम के साथ खूब नाचने के बारे में सोचा। बॉल डांस पर मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ से पहले 2 नृत्यों के लिए पूछा, जिससे वह मना नहीं कर पाई। उसने मिस्टर विक्रम के साथ नृत्य करने का इरादा किया था और अब उसके पास मिस्टर कॉलिंस थे। एलिजाबेथ को कभी नहीं लगा था कि मिस्टर विक्रम नेदरफील्ड में बॉल पर नहीं होंगे, लेकिन जब वह ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो उसे व्यर्थ ही उन्हें ढूंढा। उसने सामान्य से ज़्यादा सावधानी से कपड़े पहने थे और उसका दिल जीतने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार थी। उसे लगा कि डार्सी की उपस्थिति मिस्टर विक्रम की अनुपस्थिति के लिए जिम्मेदार थी। वह इतनी नाराज़ और निराश थी कि जब डार्सी तुरंत उससे बात करने के लिए आया तो वह उसे विनम्रता से जवाब नहीं दे पाई। उसने उसे बिल्कुल भी बात न करने का फैसला किया और लगभग रूखेपन से दूर हो गई। हालांकि एलिजाबेथ कभी भी लंबे समय तक बदमिजाज नहीं रह सकती थी। मिस्टर कॉलिंस के साथ 2 नाखुश नृत्यों के बाद, जो सबसे खराब नर्तक थे, उसने एक अधिकारी के साथ नृत्य करने और फिर से विक्रम के बारे में बात करने का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद वह शैरलोट ल्यूकस के साथ बात कर रही थी जब मिस्टर डार्सी खुद आए और उससे नृत्य करने के लिए कहा। वह इतनी आश्चर्यचकित हुई कि उसने स्वीकार कर लिया और जब वे नृत्य में शामिल हुए तो वह अपने पड़ोसियों की आंखों में उनके द्वारा दिखाए गए सम्मान पर आश्चर्यचकित रहे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने नृत्य के दौरान बहुत कम बातचीत की। आखिरकार उसने पूछ ही लिया कि क्या वह और उसकी बहनें अक्सर मैरिटन तक पैदल जाती हैं। उसने कहा कि वे जाती हैं और फिर शरारती ढंग से कहा, जब आप उस दिन वहाँ हमसे मिले थे तो हमने तभी एक नया दोस्त बनाया था। इसका असर तुरंत हुआ। वह पहले से कहीं ज़्यादा घमंडी लगने लगा और कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने गंभीरता से कहा, मिस्टर विक्रम के व्यवहार इतने अच्छे हैं कि वे हमेशा दोस्त बना लेते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें बनाए नहीं रख पाते। अगले दिन मिस्टर कॉलिंस ने अपनी घोषणा की। नाश्ते के बाद उन्होंने मिस एलिजाबेथ से उनका हाथ मांगा, पर उसने विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। विक्रम शहर में अपना व्यवसाय पूरा करके वापस मैरिटन आ गया था। मैरिटन में लड़कियों से मिलकर वह उनके साथ लॉन्गबर्न वापस चला गया और एलिजाबेथ को उसे अपने पिता और माँ से मिलवाने का आनंद मिला। लेकिन जेन अपने स्नेह से इतनी खुश नहीं थी। उस दिन मिस्टर बिंगले की बहनों का एक पत्र उसे मिला, जिसमें घोषणा की गई थी कि पूरा परिवार नेदरफील्ड को छोड़कर वापस लौटने का कोई इरादा न लेकर वहां से जा रहा है। मिस्टर बिंगले की शादी मिस डार्सी से करने की उम्मीद है। एलिजाबेथ इसे सुनकर जेन से कहती है, मिस बिंगले देखती है कि उसका भाई तुमसे प्यार करता है, लेकिन वह चाहती है कि वह मिस डार्सी से शादी करे। वह उसे शहर ले गई और वहाँ उसे वहीं रखने की कोशिश करेगी। वह तुम्हें यह समझाने की उम्मीद करती है कि वह तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन कोई भी तुम्हारे प्रति उसके प्यार पर शक नहीं कर सकता। मिस बिंगले को बिल्कुल भी शक नहीं है। वह इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सच तो यह है, हम उनके लिए पर्याप्त अमीर या भव्य नहीं हैं और वह अपने भाई के मिस डार्सी से शादी करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसके बाद डार्सी से उसकी खुद की शादी हो जाएगी। लेकिन मेरी प्यारी बहन, क्या मैं एक ऐसे आदमी से शादी करके खुश हो सकती हूँ? भले ही तुम सही हो, जिसके सभी रिश्तेदार चाहते हैं कि उसकी शादी किसी और से हो। तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी बहनों को निराश करने का दुख उसकी पत्नी होने की खुशी से बड़ा है, तो बेशक तुम्हें उसे मना कर देना चाहिए।
इस विचार से जेन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जल्द ही वह और भी खुश हो गई। उसे उम्मीद थी कि मिस बिंगले गलत हैं और मिस्टर बिंगले जल्द ही नीदरफील्ड आएंगे और उसके दिल की इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बदलने लगा। एक और पत्र आया जेन के नाम। उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। मिस बिंगले ने फिर से शेखी बगारी कि मिस डार्सी और मिस्टर बिंगले के बीच शादी की उसकी उम्मीदें जल्द ही पूरी होने वाली हैं। एलिज़ाबेथ ने यह सब चुपचाप गुस्से में सुना। उसने कैरोलिन बिंगले के इस कथन पर विश्वास नहीं किया कि उसका भाई मिस डार्सी से प्यार करता है। उसे एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि वह जेन से प्यार करता है। लेकिन उसे उसके आसान स्वभाव से केवल घृणा थी, जिसने उसे उसके दोस्तों का गुलाम बना दिया था। जल्द ही जेन ने और भी मजबूत स्वर में कहा, मुझे इस बात से तसल्ली है कि यह मेरी अपनी गलती थी। इससे मेरे अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा है। मेरी प्यारी जेन, एलिज़ाबेथ ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी मिठास और निस्वार्थता सचमुच दिव्य है। मैं नहीं जानती कि तुमसे क्या और कैसे कहूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी तुमसे उतना प्यार नहीं किया जितना तुम चाहती हो। इस समय से श्री बिंगले का नाम उनके बीच शायद ही कभी लिया गया। मिस्टर विक्रम की संगति लॉन्गबोर्न परिवार को और भी अधिक खुश करने में बहुत मददगार रही। उन सभी दुखद घटनाओं के बाद जिन्होंने उन्हें उदास कर दिया था, वे अक्सर उनसे मिलते थे। मिस्टर डार्सी के साथ उनके संबंधों का इतिहास अब हर जगह जाना जाता था और अक्सर इस पर चर्चा होती थी। हर कोई यह सोचकर खुश था कि इस मामले के बारे में कुछ भी जानने से पहले वे मिस्टर डार्सी को कितना नापसंद करते थे। जेन बेनेट एकमात्र व्यक्ति थी जिसने सोचा कि मिस्टर डार्सी के कार्यों के लिए कुछ स्पष्टीकरण हो सकता है जो हर्टफोर्डशायर के लोगों के लिए अज्ञात है। लेकिन बाकी सभी ने मिस्टर डार्सी की निंदा सबसे बुरे लोगों के रूप में की। कुछ समय बाद एलिज़ाबेथ सर विलियम लूकस और उनकी पत्नी के साथ लंदन घूमने चली गई। वहाँ रोजिंग्स में खाने का मनोरंजन सप्ताह में 2 बार दोहराया जाता था। हर शाम बिल्कुल वैसी ही होती थी जैसी पहली होती थी। ईस्टर से पहले रोजिंग्स में परिवार में एक सदस्य जुड़ गया था। मिस्टर डार्सी अपनी मौसी के साथ छुट्टियां बिताने के लिए वहां आए थे। हालांकि एलिज़ाबेथ को डार्सी सबसे कम पसंद था, लेकिन वह रोजिंग्स की पार्टियों में किसी नए व्यक्ति के आने का इंतज़ार कर रही थी। मिस्टर डार्सी अपने साथ अपने चचेरे भाई कर्नल फिट्ज़विलियम को भी लेकर आए थे, जो उनके चाचा लॉर्ड मॉलिंग के बेटे थे। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब मिस्टर कॉलिंस रोजिंग्स से लौटे तो वे दोनों सज्जन उनके साथ वापस आ गए। वो लोग कमरे में दाखिल होते हैं। कर्नल फिट्ज़विलियम की उम्र लगभग 30 साल थी। वह सुंदर नहीं था, लेकिन दिखने और व्यवहार में बहुत सज्जन था। मिस्टर डार्सी वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो हर्टफोर्डशायर में दिखते थे। वह हमेशा की तरह शांत स्वभाव से एलिज़ाबेथ से मिले और उसने बिना कुछ कहे उन्हें प्रणाम किया। डिनर के बाद कर्नल फिट्ज़विलियम ने एलिज़ाबेथ से उनके लिए पियानो बजाने को कहा। वह पियानो पर बैठ गई और उसने उनके सामने एक कुर्सी रख ली। आखिरकार डार्सी हमेशा की तरह शांत होकर उससे दूर चला गया और पियानो के पास खड़ा हो गया, जहां से उसे एलिज़ाबेथ का चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। एलिज़ाबेथ ने देखा कि वह क्या कर रहा था और पहले विराम पर उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आप मुझे डराना चाहते हैं मिस्टर डार्सी, मुझे सुनने के लिए इस तरह आकर। लेकिन मैं डरने से इनकार करती हूँ। मैं एक ज़िद्दी इंसान हूँ। जब दूसरे मुझे डराने की कोशिश करते हैं तो मेरा साहस और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सचमुच ऐसा मानती हैं मिस एलिज़ाबेथ? मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। मैं आपको इतने लंबे समय से जानता हूँ कि आपको ऐसी बातें कहने में आनंद आता है जिन पर आप वास्तव में विश्वास नहीं करती। एलिज़ाबेथ ने अपनी इस छवि पर हंसते हुए कर्नल फिट्ज़विलियम से कहा, आपका चचेरा भाई आपको सिखाएगा कि मेरी कही एक भी बात पर विश्वास न करें। आगे एलिज़ाबेथ ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन क्या आपका परिचय नहीं कराया जा सकता है किसी पार्टी में? शायद, डार्सी ने कहा,
यह बेहतर होता, लेकिन मैं अजनबियों के बीच सहज नहीं हूँ। क्या हम आपके चचेरे भाई से इसका कारण पूछें? एलिज़ाबेथ ने कर्नल फिट्ज़विलियम से पूछा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर उससे पूछे बिना ही दे सकता हूँ मिसेस एलिज़ाबेथ, क्योंकि वह इतनी परेशानी नहीं उठाना चाहेगा, इसीलिए वह किसी से परिचय नहीं करता। डार्सी ने कहा, मुझ में निश्चित रूप से वह प्रतिभा नहीं है जो कुछ लोगों में होती है, उन लोगों से आसानी से बात करने की, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं उनकी बातचीत को समझ नहीं सकता या दूसरों की तरह उनमें दिलचस्पी नहीं दिखा सकता। एलिज़ाबेथ ने कहा, मेरी उंगलियां इस पियानो पर उतनी आसानी से नहीं चलती जितनी कि अन्य महिलाओं की चलती हैं, लेकिन मैंने हमेशा यही माना है कि यह मेरी अपनी कमी है, क्योंकि मैं पर्याप्त अभ्यास नहीं करती हूँ। डार्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आपने अपने समय का बेहतर उपयोग किया है। किसी ने भी आपको सुनने की खुशी की अनुमति नहीं दी। आप कुछ भी कमी सोच सकते हैं। अगली सुबह एलिज़ाबेथ अकेले बैठी जेन को पत्र लिख रही थी, जबकि मिसेस कॉलिंस और मारिया अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजे पर एक घंटी सुनी और अपना पत्र रखकर दरवाज़ा खोलने चली गई। उसने बहुत आश्चर्य से देखा कि मिस्टर डार्सी और केवल मिस्टर डार्सी ने अकेले कमरे में प्रवेश किया। वह भी उसे अकेली पाकर आश्चर्यचकित रह गए। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने सोचा था कि सभी महिलाएं घर पर ही होंगी। फिर वे बैठ गए और एलिज़ाबेथ के एक विनम्र सवाल के बाद पूरी तरह से चुप रहने का खतरा लग रहा था। तो कुछ सोचने के लिए कुछ सोचना बिल्कुल ज़रूरी था। आखिरकार एलिज़ाबेथ शुरुआत की। उसने कहा, पिछले नवंबर में आप सभी ने अचानक नेदरफील्ड छोड़ दिया मिस्टर डार्सी। मुझे उम्मीद है कि आप अब लंदन से आए हैं। तब मिस्टर बिंगले और उनकी बहनें ठीक हैं? बिल्कुल सही, धन्यवाद आपका, मिस्टर डार्सी ने जवाब दिया। उसे कोई और उत्तर नहीं मिला और थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्टर बिंगले अब कभी नेदरफील्ड नहीं लौटेंगे। मिस्टर डार्सी ने कहा, मैंने उन्हें ऐसा कहते हुए कभी नहीं सुना, लेकिन भविष्य में शायद वे वहाँ बहुत कम समय बिताएंगे। अगर वे इसे छोड़ दें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एलिज़ाबेथ के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए अब वह विषय खोजने की परेशानी को उस पर छोड़ने के लिए दृढ़ थी। लंबे विराम के साथ उन्होंने पार्सोनेज, लॉन्गबोर्न से यात्रा और केंट काउंटी पर चर्चा की। चर्चा शार्लोट और उसकी बहन के प्रवेश के साथ समाप्त हुई। एलिज़ाबेथ के साथ अकेले मिस्टर डार्सी की उपस्थिति ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। मिस्टर डार्सी ने अपनी गलती बताई और कुछ मिनट बैठने के बाद किसी से ज़्यादा कुछ कहे बिना वहाँ से चले गए। शार्लोट एलिज़ाबेथ को कहती है, डार्सी ने मुझे बताया था कि वह एक दोस्त को एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विवाह से बचाकर खुश था। किसी नाम का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा कि यह मिस्टर बिंगले हो सकते हैं, क्योंकि वे पूरी गर्मियाँ उन्हीं के साथ थे। एलिज़ाबेथ समझ गई कि जेन के दुखों का कारण मिस्टर डार्सी हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से भरी अपनी आत्मा में आगे बढ़ती रही जब तक कि वे पादरी के घर नहीं पहुंच गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। जेन के प्रति उनकी सबसे बड़ी आपत्ति शायद इसलिए थी क्योंकि उसके एक चाचा थे जो केवल एक देहाती वकील थे। जब बाकी लोग चले गए तो एलिज़ाबेथ ने जैसे कि मिस्टर डार्सी के प्रति अपनी नापसंदगी को जितना संभव हो सके उतना बढ़ाने की इच्छा रखते हुए जेन द्वारा लिखे गए सभी पत्रों को पढ़ा। उनमें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उन सभी में उदासी का एक नोट था जो जेन की सामान्य प्रसन्नता से बिल्कुल अलग था। मिस्टर डार्सी का यह शर्मनाक दावा कि वह इस सब के लिए जिम्मेदार हैं, एलिज़ाबेथ को और भी अधिक क्रोधित कर रहा था। यह सोचकर कुछ राहत मिली कि रोजिंग्स की उनकी यात्रा जल्दी समाप्त हो जाएगी। दरवाजे की घंटी बजी और वह इसे सुनकर अचानक जाग गई। उसने बहुत आश्चर्य से देखा जब मिस्टर डार्सी ने कमरे में प्रवेश किया। जल्दी में उन्होंने तुरंत उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना शुरू कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि यही उनके आने का कारण था। उसने ठंडे विनम्रता से उत्तर मांगा। एलिज़ाबेथ ने सब कुछ ठीक है कहकर उनकी बात को टाल दिया।
वह कुछ पलों के लिए बैठ गया और फिर उठकर कमरे में घूमने लगा। एलिज़ाबेथ आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कई मिनट की चुप्पी के बाद वह उत्तेजित तरीके से उसके पास आया और इस तरह से शुरू किया, मैंने व्यर्थ संघर्ष किया है, यह नहीं चलेगा, मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकता। आपको मुझे यह बताने की अनुमति देनी चाहिए कि मैं आपकी कितनी प्रशंसा करता हूँ और आपसे कितना प्रेम करता हूँ। एलिज़ाबेथ का आश्चर्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वह घूरती रही, शर्मा गई, संदेह करती रही और चुप रही। उसने सोचा, यह काफ़ी प्रोत्साहन है। उसने तुरंत ही अपनी सारी भावनाओं और उसके लिए लंबे समय तक महसूस की गई भावनाओं को कबूल कर लिया। उसने अच्छी बात की, लेकिन उसने उसके प्रति अपने प्यार के अलावा अन्य बातों का भी जिक्र किया। वह अपने गर्व के विषय में भी उतना ही वाक्पटु था। उसकी हीनता, उसके अपमान और उसके परिवार को स्वीकार करने में कठिनाई के बारे में उसने इतनी गर्मजोशी से वर्णन किया कि शायद ही एलिज़ाबेथ खुश होती। अगले दिन वह पार्क में घूमने निकली, जहाँ मिस्टर डार्सी उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने एलिज़ाबेथ की तरफ एक पत्र बढ़ाते हुए कहा, मैं आपसे मिलने की उम्मीद में कुछ समय से यहाँ टहल रहा हूँ। क्या आप उस पत्र को पढ़ने की कृपा करेंगी जो मैंने आपको दिया है? एलिज़ाबेथ ने बिना किसी खुशी के बड़ी उत्सुकता के साथ पत्र खोला। लिफाफे में नोट पेपर की 2 शीटें थीं, जिस पर बहुत छोटे, साफ हाथ से लिखा हुआ था। यह उसने सुबह 8 बजे लिखा था और इस प्रकार था, इस बात से घबराइए नहीं महोदया कि यह पत्र उन भावनाओं को दोहराएगा जो कल रात थी। आपके लिए यह बहुत ही घृणित है। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता या खुद को अपमानित नहीं करना चाहता, ऐसे प्रस्तावों को फिर से दोहराकर जिन्हें जल्दी से बुलाया नहीं जा सकता। मुझे यह पत्र अपने चरित्र की रक्षा के अलावा कभी नहीं लिखना चाहिए था। आपको मेरा ध्यान आकर्षित करने की मांग को माफ़ करना चाहिए। आप इसे अनिच्छा से देंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे न्याय की भावना के लिए यह मांग करता हूँ। कल रात आपने मुझ पर 2 अलग-अलग अपराधों का आरोप लगाया। पहला यह कि मैंने मिस्टर बिंगले और आपकी बहन को अलग कर दिया, और दूसरा यह कि मैंने सम्मान और मानवता की अवहेलना करते हुए मिस्टर विक्रम की उम्मीदों को बर्बाद कर दिया था। कल रात आपने जो आरोप लगाया है, उसकी गंभीरता को देखते हुए मैं भविष्य में बरी होने की उम्मीद करूँगा जब मेरे कार्यों का निम्नलिखित विवरण पढ़ा जाएगा। अगर मैं अपनी भावनाओं को समझाते हुए आपको नाराज़ करता हूँ, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे खेद है। मैं हर्टफोर्डशायर में ज़्यादा समय तक नहीं रहा था। मैंने आपकी बहन को देखा। उसका रूप और व्यवहार हमेशा की तरह खुला, हंसमुख और आकर्षक था, लेकिन किसी भी विशेष स्नेह के संकेत के बिना। मुझे यकीन था कि हालांकि उसे मिस्टर बिंगले का ध्यान पसंद था, लेकिन वह उसकी भावनाओं को साझा नहीं करती थी। शायद मैं गलत था। यदि ऐसा है और यदि मैंने उसे कष्ट पहुंचाया है, तो आपकी नाराज़गी वाजिब है, लेकिन मैं यह घोषित करता हूँ कि आपकी बहन के व्यवहार और चेहरे की शांति किसी को भी धोखा दे सकती है। मुझे ऐसा लगा कि यद्यपि उसका स्वभाव सुखद था, पर वो शायद मिस्टर बिंगले को पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और रही बात मिस्टर विक्रम की, तो उन्होंने अपनी सारी जवानी शराब और कर्ज में बर्बाद कर दी। सच जानकर एलिज़ाबेथ शर्मिंदा हुई कि कैसे उसने मिस्टर डार्सी के बारे में गलत धारणा बना ली थी। कुछ समय के बाद एलिज़ाबेथ अपने अंकल आंटी के साथ पेम्बरली भवन के बाहर से गुजरी। उसके अंकल ने कहा कि चलो अंदर चलकर देखते हैं। पेम्बरली भवन की खूबसूरती ने एलिज़ाबेथ को काफ़ी प्रभावित किया। उसमें एक खूबसूरत सा बगीचा था, और जब वो अंदर गए तो उसका मालिक वहाँ उनका स्वागत करने के लिए आया। एलिज़ाबेथ को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मिस्टर डार्सी का भवन है, और यह देखकर वह अवाक रह गई। जब वो जाने के लिए वहाँ से उठे, तो मिस्टर डार्सी और उनकी बहन ने मिस्टर और मिसेस गार्डनर और मिस बेनेट को 2 दिन बाद डिनर के लिए आमंत्रित किया। अकेले रहने के लिए उत्सुक और अपने चाचा और चाची के सवालों या संकेतों से डरने वाली एलिज़ाबेथ उनके साथ केवल इतनी देर तक रुकी कि वह बिंगले के बारे में उनकी अच्छी राय सुन सकी। फिर वह जल्दी से चली गई।
आज शाम भर उसके विचार पेम्बरली में ही रहे। मिस्टर डार्सी के प्रति अपनी भावनाओं को तय करने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं था। वह उन्हें समझने की कोशिश में पूरे 2 घंटे जागती रही। वह निश्चित रूप से उसे नफ़रत नहीं करती थी। नफ़रत बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। वह लंबे समय से अपने आप पर शर्मिंदा थी। कुछ दिनों बाद एलिज़ाबेथ को जेन का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उसने बताया कि कुछ उम्मीद से बाहर गलत हो गया है। मिस्टर विकम वैसे इंसान नहीं है जैसा हमने सोचा था। वो हमारी बहन लीडिया के साथ भाग गए हैं और अब पता नहीं कि वो कहाँ है। एलिज़ाबेथ ये पढ़कर हैरान रह गई। ओह, मेरे चाचा कहाँ हैं? एलिज़ाबेथ चिल्लाई और अपने पत्र को समाप्त करते हुए अपनी सीट से उछल पड़ी ताकि वो बिना कोई समय गंवाए अपने चाचा को ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे तो नौकर ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया और मिस्टर डार्सी प्रकट हुए। उसके पीले चेहरे और परेशान तरीके ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एलिज़ाबेथ ने जल्दी से कहा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मुझे इसी क्षण मिस्टर गार्डनर से मिलना है। मेरे पास खोने के लिए एक पल भी नहीं है। हे भगवान, क्या बात है? वह चिल्लाया। मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे या नौकर को मिस्टर और मिसेस गार्डनर के पास जाने दो। तुम इतनी स्वस्थ नहीं दिख रही हो कि तुम खुद जाओ। जैसे ही नौकर वहां से गया, उसने सांस लेकर सारी बात डार्सी को बताई। डार्सी ने आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा और वो मिस्टर और मिसेस गार्डनर के साथ घर वापस आ गई। कुछ वक्त बाद मिस्टर गार्डनर का पत्र आता है मिस्टर बेनेट के नाम। वो बताते हैं उन्हें विकम और लीडिया मिल गए हैं और वो शादी करने के लिए मान गए हैं और वो जल्दी वापस आएंगे। यह सुनकर सबने शांति की सांस ली और लीडिया और विकम वापस आकर परिवार की मौजूदगी में शादी कर लेते हैं। मिसेस बेनेट खुश थी अपनी सबसे प्यारी बेटी की शादी के लिए, पर मिस्टर बेनेट कुछ नहीं बोले और सब फिर से अपनी उसी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। एक दिन मिस्टर गार्डनर ने एलिज़ाबेथ को पत्र लिखा। वो उसे बताते हैं कि कैसे मिस्टर डार्सी ने पर्दे के पीछे से उनकी मदद की। उन्होंने ही लीडिया और विकम से बात करके उन्हें शादी के लिए मनाया और वापस लाए। जिस विकम से वह नफरत करते थे, उन्हें बेनेट परिवार की खुशी के लिए उन्होंने मनाया। मिस्टर डार्सी वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। लोगों को उन्हें समझने में भूल हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा मिलनसार नहीं हैं। इस पत्र ने एलिज़ाबेथ को झंझोर कर रख दिया। यह तय करना मुश्किल था कि उससे ज़्यादा दर्द हो रहा था या ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। उसकी अच्छाई के बारे में उसके अस्पष्ट संदेह पूरी तरह से सच साबित हुए। वह जानबूझकर शहर तक उनका पीछा कर रहा था। उसने ऐसी खोज के लिए ज़रूरी सारी परेशानियां उठाई जो शायद उसके हिस्से में ही नहीं थी, लेकिन उसे उस पर गर्व था। उसने अपनी चाची के द्वारा की गई उसकी प्रशंसा को बार बार पढ़ा। यह शायद ही पर्याप्त था, लेकिन इससे उसे खुशी हुई। उसे कुछ खुशी भी हुई अफसोस के साथ यह जानकर कि उसकी चाची और उसके चाचा ने कितनी दृढ़ता से फैसला किया था कि मिस्टर डार्सी और उसके बीच स्नेह मौजूद था। मिस्टर बिंगले वापस आ गए मिस्टर डार्सी के साथ और वो जेन से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपने इतने लंबे समय तक दूर रहने के लिए माफ़ी मांगी और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। जेन खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गई और उसने हाँ कह दी। एलिज़ाबेथ जेन के लिए बहुत खुश थी। मिस्टर डार्सी एक दिन बिंगले और बेनेट बहनों के साथ घूम रहे थे। उन्होंने एलिज़ाबेथ से फिर से विनम्रता से उनका हाथ मांगा। इस बार उसने गर्व से उन्हें हाँ में जवाब दिया और उन्होंने शादी कर ली। मिस्टर बिंगले और जेन नीदरफील्ड में केवल 1 वर्ष ही रहे। बहनों की सबसे प्रिय इच्छा तब पूरी हुई जब बिंगले ने पेम्बरली के पास एक घर खरीदा और जेन और एलिज़ाबेथ को एक दूसरे के करीब रहने का सुख मिला। किटी अपना ज़्यादातर समय अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ बिताती थी। ऐसी संगति में वह काफ़ी बेहतर हो गई। डार्सी और एलिज़ाबेथ ने खुशी खुशी पेम्बरली में अपने नए जीवन की शुरुआत की।
उनका विवाह आपसी सम्मान, गहरे स्नेह और साझा मूल्यों पर आधारित एक मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक संतोषजनक और रोमांटिक समाधान को दर्शाता है। जेन ऑस्टिन उनके प्यार को ऐसे प्यार के रूप में प्रस्तुत करती है जो परीक्षणों के माध्यम से परिपक्व हुआ है, जिससे उनका मिलन न केवल एक रोमांटिक जीत है, बल्कि एक नैतिक और भावनात्मक जीत भी है।